नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और इसी बीच सोशल मीडिया पर थाईलैंड के अयोध्या और भारत के अयोध्या को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं और लोग अलग अलग तरह की कहानियां और तथ्य पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थाईलैंड में स्थित अयोध्या और भारत के अयोध्या में क्या अंतर है और इन दोनों स्थानों का आपस में क्या संबंध है। बात शुरू होती है साल 1350 से, जब अयोध्या शहर की स्थापना हुई थी और किसी जमाने में ये एक विशाल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से करीब 70 किलोमीटर दूर अयोध्या शहर, जहां कदम रखते ही आपको पुरातन काल के विशाल खंडर मिलेंगे। दोस्तों, अयोध्या नाम से जो लगभग भारत के अयोध्या जैसा ही सुनाई पड़ रहा है, जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, वैसे ही करीब 3500 किलोमीटर दूर थाईलैंड का अयोध्या शहर भी 3 नदियों से घिरा हुआ है। बताया जाता है कि अयोध्या और अयोध्या के नाम समान होने का कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि संस्कृत के शब्दों को थाई में डालकर नए नए नाम बनते आए हैं पुराने जमाने से ही। प्राचीन भारतीय सभ्यता का दक्षिणी पूर्वी एशिया पर काफी प्रभाव रहा है। जब अयोध्या की स्थापना हुई उस वक्त रामायण थाईलैंड पहुंच चुकी थी, जिसे थाईलैंड में रामाकियन कहा जाता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि किसी भी दौर में आप अपने साम्राज्य या शहर का नाम ऐसा रखना चाहते हैं जिसे शुभ माना जाता हो और जो नाम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, टिका रहे। बहुत सारे इतिहासकारों की मान्यता है कि इसी बात से प्रेरित होकर अयोध्या का नाम अयोध्या से मिलता जुलता रखा गया है। प्रोफेसर सूरत का परिवार जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में रहता था, लेकिन विभाजन से पहले ही उनका परिवार थाईलैंड में आ गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीसरी पीढ़ी के भारतीय मूल के थाई नागरिक हैं। उनका कहना है कि थाईलैंड में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, इसलिए विभिन्न राजाओं को थाईलैंड का रामा 1, रामा 2 या रामा 3, रामा 10 आदि के नामों से जाना जाता था। संस्कृति, पाली, इन सब भाषाओं का असर थाईलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे भारत में किसी का नाम वंदना है तो थाई भाषा में इसको कुरवंदना कहते हैं। यूनेस्को के मुताबिक अयोध्या के शाही दरबार में कई देशों के दूत आया जाया करते थे, जिसमें मुगल दरबार, जापान और चीनी साम्राज्यों के दूत से लेकर फ्रांस के दूत तक शामिल थे। दोस्तों, वैसे तो इस साल थाईलैंड और भारत के कूटनीतिक रिश्तों को 77 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। थाईलैंड में अयोध्या नाम का शहर, जिसकी स्थापना 1350 में हुई थी और इसे अयोध्या से जोड़कर देखा जाता है। इस शहर की स्थापना राजा रमाती बोधी एक ने की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज अयोध्या शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों, वैसे तो थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत ज्यादा है, लेकिन थाईलैंड के शाही परिवार ने हिंदू धर्म से जुड़े कई रीति रिवाजों को अपना रखा है। चीन जैसे देशों की संस्कृति से ज्यादा भारतीय संस्कृति ने थाईलैंड में अपनी छाप छोड़ रखी है। रामायण के संस्करण को ही थाईलैंड में रामाकियन कहा जाता है। सदियों पहले दक्षिण भारत से समुद्र के जरिए लोगों का थाईलैंड आना जाना शुरू हुआ। इसके साथ ही रामायण भी थाईलैंड पहुंच गई और इसके कई संस्करण बने। इसको देखते हुए थाई किंग रामा 1 ने रामायण को दोबारा से लिखा। जैसे भारत में रामायण का मंचन होता है, वैसे ही थाईलैंड में आज भी रामाकियन का मंचन होता है, जिसे थाई रामायण का दर्जा हासिल है। दोस्तों, थाई रामायण में कई सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम हैं जो भारतीय रामायण से मिलते जुलते हैं। हालांकि स्थानीय संस्कृति, बौद्ध धर्म के अनुसार कई तरह के अंतर भी इसमें बताए जाते हैं। कहा जाता है कि रामाकियन में थोस्कन नाम का किरदार वही है जो रामायण में रावण का है। थाईलैंड में थोस मतलब 10 होता है। रामाकियन में फ्रा राम का किरदार वही है जो हमारी रामायण में भगवान श्री राम का है। अगर हम भारत और थाई रिश्तों की बात करें तो रॉयल थाई काउंसिलेट जनरल की वेबसाइट के मुताबिक थाईलैंड के किंग रामा 5 जो थे वो सन 1872 में समुद्र के रास्ते सिंगापुर और यंगोन होते हुए भारत आए थे। 13 जनवरी 1872 को कलकत्ता पहुंचे थे और उसके बाद वो ट्रेन के जरिए बैरकपुर, दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ भी गए थे। अगर हम अयोध्या के इतिहास पर गौर करें तो 14वीं से 18वीं सदी के बीच आज हम जिसे अयोध्या नाम से जानते हैं, तब यह शहर शाम नाम के खुशहाल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो उस समय दुनिया का एक बड़ा डिप्लोमेटिक और ट्रेडिंग हब हुआ करता था। साल 1767 में बर्मा ने इस शहर पर ऐसा हमला बोला कि ये पूरा शहर तहस नहस हो गया था। इस शहर को फिर दोबारा नहीं बसाया गया। इसके बजाय बैंकॉक नाम से एक नई राजधानी बना दी गई थी। बैंकॉक का औपचारिक नाम दरअसल बैंकॉक नहीं है, बल्कि लंबे अरसे से बैंकॉक के ऑफिशियल नाम में अयोध्या शामिल किया गया है और ये आज भी शामिल है।
आप जब बैंकॉक जाएंगे तो शहर के बीचों बीच अयोध्या रोड नाम की एक सड़क भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको बैंकॉक के ऐतिहासिक मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको वहां के पगोड़ा और मोनेस्ट्री के अवशेष इस बात का एहसास करवा देंगे कि वहां की इमारतें कितनी बुलंद रही होंगी। बिना धड़ वाली बुद्ध की मूर्तियां, बिना छत वाली इमारतें, हर तरफ खंडर। वहां आपको बिल्कुल ऐसा ही एहसास होगा जैसे किसी आक्रमण करने वाले ने अभी अभी एक बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया हो। दुनिया के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग या आराम की मुद्रा में बुद्ध आपको यहीं देखने को मिलेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बैंकॉक में बुद्ध की कई विशाल प्रतिमाएं हैं, लेकिन इनमें से कईयों के सिर नहीं हैं। कहा जाता है कि जब शहर को नष्ट किया गया तो कई मूर्तियां भी नष्ट हो गई और लोगों ने कई मूर्तियों के सिर को तोड़कर यूरोप में बेच दिया था। लेकिन एक मूर्ति ऐसी है जिसका सिर तो धड़ से अलग हो गया, लेकिन सदियों बाद भी वो धड़ पेड़ की जड़ों के बीच पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, जो कि आज के समय में विदेशी पर्यटकों के लिए एक मशहूर पर्यटन का स्थल बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ आप खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवा सकते, बल्कि बैठकर या आपको झुककर ही फोटो खिंचवानी पड़ती है। ये पेड़ अयोध्या के माट महाथाट मंदिर में है। यहाँ की इमारतें आपको 17वीं और 18वीं सदी के भारत, चीन, जापान और यूरोप की कलात्मक शैली का मिश्रण मिल जाएगा इन पर, और साथ में वहाँ की संस्कृति में भारत की छाप का भी आपको एहसास होगा। अगर आपको इसके बारे में गहराई से जानना है तो आप SD देसाई द्वारा लिखी गई हिंदुइज्म इन थाई लाइफ नाम की एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको पूरी डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी। इस बुक में आपको साफ साफ लिखा मिलेगा कि थाईलैंड में अयोध्या शहर भगवान राम के असर का साक्षी है। हालांकि थाईलैंड में राम को लेकर पुरातत्व से जुड़ा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो ये साबित करता हो, लेकिन लोक कला के जरिए राम और रामायण सदियों से यहाँ के लोगों तक पहुंचती रही है। थाईलैंड में एक और शहर है लोपबुरी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के बेटे लव के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है, और इस शहर में एक गली का नाम भी फ्राराम रखा गया है। कुल मिलाकर अयोध्या की बात करें तो सदियों पुराने दौर की तरह ही आज भी आपको यहाँ जगह जगह हाथी दिख जाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि सैनिकों की जगह अब कैमरों से लैस टूरिस्ट आपको दिखेंगे। दोस्तों, एक बात और, बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से जो शिलाएं आई थी उनका क्या हुआ। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी आपत्तिजनक और मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं, लिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी में नेपाल के काली नदी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी और इन 2 शिलाओं का वजन 14 और 27 टन था। काली नदी तट से ली गई इन शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। शुरुआत में इन शिलाओं से श्री राम की मूर्तियां बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया है, और इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति भी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपत्ति इसलिए नहीं जताई गई थी कि वो नेपाल से आई थी, बल्कि कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि काली नदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शालिग्राम के बराबर है और शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया था, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त नहीं पाई गई, जिसके बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास ही रख दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल से आई पवित्र शिलाओं को गरिमापूर्ण तरीके से मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा, ताकि लोग इनकी पूजा कर सके। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि सोशल मीडिया पर तैरती किसी भी जानकारी को लेकर भावनाओं में ना बहें। पहले जानकारी को पुख्ता कर लें, उसके बाद ही उसको लेकर अपने विचार रखें, किसी प्रकार की टिक्का टिप्पणी करें, अन्यथा आपको गंभीर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको दंड तक का भागी बनना पड़ सकता है। इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।